गुड आफ्टरनून। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में मुग़ल कला का प्रारंभ कैसे हुआ, ईरानी कला शैली और मुस्लिम शासकों का भारत में आगमन और उनके कला प्रेम के बारे में बताया। मुस्लिम शासक जब भारत आए तो अपने साथ ईरानी कला शैली और फ़ारसी कला शैली को लेकर आए। तुर्किस्तान से आने के कारण तुर्की का कला का भी प्रभाव भारतीय कला पर दिखाई देने लगा और इस प्रकार भारतीय कला और विदेशी कला के समन्वय से मुग़ल कला ने अपना वर्चस्व स्थापित किया और संपूर्ण भारत पर मुग़ल कला का आधिपत्य होने लगा। आज देखिए, मैं आपको बाबर और हुमायूं काल की कला के बारे में बता रही हूँ कि बाबर ने किस प्रकार से कला और संस्कृति के उत्थान पर कार्य किया। और मुस्लिम कला शैली की एक जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये समन्वयात्मक शैली रही है। यहाँ पर विदेशी और भारतीय कलाओं का समन्वय किया गया है और समन्वयात्मक होने के कारण ही भारत में ये बहुत अधिक प्रचलित हुई। बाबर और हुमायूं का काल 1526 से लेकर के 1556 तक रहा है। मुग़ल शहंशाहों में कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। बाबर से लेकर जहांगीर तक जो भी मुग़ल शहंशाह हुए उन सभी ने कला को बहुत अधिक उन्नति दी, कला के विकास में अपना योगदान दिया है और इसीलिए यह शैली मुग़ल शैली के रूप में विख्यात है। संपूर्ण भारत में इसका बोलबाला रहा है और इसका मुख्य कारण यह था कि यह शैली धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को दर्शाती है। साथ ही इसके विकास में भारतीय और बाहरी कला का आपसी समन्वय रहा है। मुग़ल शहंशाहों ने भारत की पुरानी पौराणिक कला को न केवल संरक्षित किया अपितु उसका संवर्धन भी किया। देखिए, मुस्लिम भारत आए, इन्होंने भारत में अपना शासन स्थापित किया और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया अकबर ने, और साथ ही कला और संस्कृति को संरक्षित भी किया। इससे पहले जो मध्यकाल चल रहा था, मध्यकाल की जो शुरुआत हुई थी पाल शैली, जैन शैली, उस समय कला में अवसान था और कलाकार इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन जब मुग़ल शासक भारत आए तो इन्होंने कला और कलाकार दोनों को संरक्षित किया और संस्कृति के विकास में भी अपना योगदान दिया और यही कारण था कि यह कला अपने समय में बहुत अधिक प्रचलित हुई। यहाँ चित्रकारों ने जब धार्मिक और पौराणिक चित्रों में विषयों को चुना तो उससे सांस्कृतिक परंपरा को भी बहुत अधिक बल मिला। ये इनकी विशेषता है कि इन्होंने समन्वयात्मक शैली को अपनाया और भारतीय संस्कृति और भारतीय पौराणिक विषयों को लेकर के चित्रण प्रारंभ किया। इसका जो पहला शासक था, भारत में जो पहला शासक मुग़ल का आया था, बाबर, जो तैमूर की 5वीं पीढ़ी में 1483 में 1483 में इसका जन्म हुआ। उसकी माता मंगोल वंश की थी और पिता तुर्की थे। मंगोल नाम से मुग़ल कला का नाम डाला गया है। मंगोल वंशी होने के कारण मुग़ल कला इसे कहते हैं। बाबर ने निरंतर संघर्ष किए और संघर्ष करते समय 1526 ईस्वी में भारत पर अपना स्वायत्त स्थापित कर लिया, संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार किया। यहीं से भारत में मुग़ल शासन की नींव भी पड़ी। बाबर स्वयं बहुत गुणवान था, विद्या अनुरागी था और बहुत अच्छा कवि था, कला पारखी भी था और गद्य लेखन में उसे स्वयं तुर्की भाषा में अपना आत्मचरित्र भी लिखा, जिसे बाबरनामा कहा जाता है। बाबरनामा बाबर की जीवनी पर आधारित है, उसका खुद का आत्मचरित्र है जो उसने स्वयं लिखी है और तुर्की भाषा में लिखी है और ये गद्य रूप में है और ये मुग़ल शैली में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, जिसमें उसने कई कथा कहानियों को भी सम्मिलित किया है। इसके साथ ही जब वो भारत आया तो शाहनामा नामक सचित्र ग्रंथ भारत लेकर आया था। यह एक सचित्र ग्रंथ है जो कि तुर्किस्तान से लेकर आया, वो ईरानी शैली में लिखा हुआ है और इसमें कई सारे चित्र भी हैं। जो ये ग्रंथ लगभग 200 वर्षों तक पांडुलिपि के रूप में भारत में सुरक्षित रहा और बाद में जब ब्रिटिश कंपनी ने
भारत पर आक्रमण किए तो बाद में एशियाटिक सोसाइटी लंदन के पुस्तकालय में इसे ले जाया गया और अभी ये वहाँ सुरक्षित है। शाहनामा, तो बाबरनामा और शाहनामा बाबर के समय के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो कि चित्रित हैं और इनमें डेटेड भी हैं, इनमें तारीख भी मिलती है, यानी प्रमाणित ग्रंथ हैं जो कि उस समय की कला और संस्कृति के दर्शन हमें करवाते हैं। आप देखिए, हुमायूं जो था वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और 1530 से 1556 तक हुमायूं ने शासन किया भारत पर। इसके दरबार में दो मुख्य चित्रकार थे, ख्वाजा अब्दुल असमद शिराजी और मीर सैयद अली। शिराजी और मीर सैयद अली जो थे ये भारतीय शैली में चित्र बनाया करते थे और पशु चित्रण में और ग्रामीण चित्रण में बहुत अधिक पारंगत थे। हुमायूं ने इन दोनों ही कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दे रखा था और जहाँ कहीं भी हुमायूं जाता था इन्हें अपने साथ लेकर जाता था। इतना कला प्रेमी था कि वह हमेशा कलाकारों के बीच रहना पसंद करता था। उसने अपने पिता के समान ही कला और संस्कृति को उत्तरोत्तर वृद्धि की, उसे संरक्षित किया, उसे आगे बढ़ाने में सहयोग किया और वो यहाँ तक कि युद्ध में भी जाता था तो चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था और जब कभी खाली समय होता था तो वह चित्रकारों से युद्ध के पशु पक्षियों के चित्र बनवाता रहता था। इसके संरक्षण में दास्ताने आमिर हमज़ा यानी हमज़ानामा नामक ग्रंथ का निर्माण हुआ था जिसमें साहसपूर्ण कहानियों का संग्रह है। देखिए, हुमायूं के समय की, जैसे बाबर के समय की बाबरनामा शाहनामा बहुत प्रसिद्ध है, वैसे ही हुमायूं के समय की दास्ताने आमिर हमज़ा यानी हमज़ानामा जो कि हुमायूं की खुद की आत्मकथा है या उसमें उसकी कहानियों का वर्णन किया गया है। कई सारी साहसपूर्ण कहानियाँ इसमें हैं। तो ये चित्रावली, ये एक्चुअल में एक चित्रावली है जो कि बहुत बड़े कपड़े पर लगभग 68 इंचेस 32 सेंटीमीटर आकार के सूती कपड़े पर बनाई गई है और पूर्णतः फ़ारसी शैली में लिखी हुई है, परंतु इसमें जो बीच बीच में चित्र हैं वो सारे चित्र भारत में से संबंधित हैं। भारत की विषय वस्तु इसमें ली गई है जिसमें कई ग्रामीण दृश्य हैं, कई मूर्तियां हैं, भारतीय पहनावा दर्शाया गया है। तो फ़ारसी शैली में होते हुए भी भारतीय चित्र शैली का इसमें या भारतीय पहनावे को दिखाया गया है और इसलिए ये समन्वयात्मक शैली का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है हमज़ानामा, और इसीलिए प्रसिद्ध भी है और बहुत बड़े सूती कपड़े पर इसे बनाना प्रारंभ किया था जिसने हुमायूं ने इसे शुरू किया था, लेकिन ये बनने में काफ़ी समय लगा था। तो अकबर के समय जाकर यह हमज़ानामा पूरा हो पाया था जिसमें भारतीय समन्वयात्मक शैली और फ़ारसी शैली के देखा जा सकता है। यह ग्रंथ मुग़ल कला का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस प्रकार की एक अन्य चित्रावली भी जो मीर सैयद अली ने बनाई थी जिसमें हुमायूं के वंशजों को चित्रित किया गया है। इसमें हुमायूं के वंशज ऊपर की ओर बनाए गए हैं और स्वयं हुमायूं को नीचे की ओर बनाया गया है और इसी चित्रावली में ये भी एक बहुत बड़ी चित्रावली है जो कि बहुत बड़े कपड़े पर पैनल के रूप में बनाई गई है जिसमें अकबर बालक के रूप में और हुमायूं का चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। अकबर और हुमायूं दोनों का चित्र है इसमें और अब्दुल असमद के हस्ताक्षर भी इस चित्र में है। इसकी खास बात यह है कि ये चित्रकार ने इसमें हस्ताक्षर भी किए हैं और दास्ताने मीर हमज़ा, मासिर उल उमरा अन्य सचित्र ग्रंथ हैं जो इस काल में बनाए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुग़ल कला का जब प्रारंभ हुआ, हुमायूं और बाबर ने कला को संरक्षित किया, कलाकारों को प्रोत्साहित किया और उसे आगे बढ़ाया और कला को के विकास में अपना योगदान दिया और यहीं से एक बार फिर से भारतीय चित्रकला ने उच्च स्तर को प्राप्त किया, उच्चतर रूप में प्राप्त हुई और ये कला शैली इसलिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो मुग़ल कला का प्रारंभ ईरानी कला से हुआ। ईरानी कला शैली के साथ में भारत में तैमूर ने इसको
तैमूर के साथ में आई है और उसने उसके चित्रकार था जो बेहज़ाद, उसे उसने संरक्षित किया। बेहज़ाद स्कूल की स्थापना भी उन्होंने की और तुर्की और फ़ारसी कला का समन्वय इस कला शैली में देखा जाता है। भारतीय चित्र विषय, ग्रामीण जीवन, पशु पक्षी आदि को इसमें सम्मिलित किया है और कई सचित्र ग्रंथ जिसमें बाबरनामा, हमज़ानामा आदि जो कि मुग़ल कला में बाबर हुमायूं के समय बनाए गए थे, बड़े बड़े पैनल चित्र हैं, इन्हें यहाँ पर लाया गया और भारतीय कलाकारों को संरक्षित किया गया और समन्वयात्मक शैली के रूप में इसे विकसित किया गया। यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि इन सब में जो अलंकारिक आलेखन हैं, अलंकारिकता है, बेल बूटे हैं, पशु पक्षी हैं, उनका चित्रण किया गया है। हाशिए बनाए गए हैं, हाशियों पर चित्र, ये मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कि इस चित्र शैली की क्या विशेषता है कि ये सब हाशियों में बनाए गए हैं, जिनके पीछे हाशिए छोड़े गए हैं और कलाकार ने इसमें अपने नाम भी लिखा है, यानी अपने साइन भी यहाँ पर किए गए हैं कलाकार के। तो इस प्रकार ये कला शैली जो है वो धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैलने लगी। अब इसके पश्चात जो कला का सबसे अधिक विकास हुआ वो अकबर के समय हुआ। अकबर भी स्वयं बहुत अधिक कला प्रेमी था और कलाकारों को प्रोत्साहित देता था। तो इसकी अगली क्लास में हम लोग अकबर की कला के बारे में पढ़ेंगे।